जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं गुरु जी की महिमा का जो ब्लेसिंग्स उन्होंने दी है उन सबका मैं अच्छे से बखान कर सकूं। हम गुरु जी से 25 साल पहले मिले थे 1996 में। 25 साल पहले जब हम गुरु जी से मिले थे तो सोचा भी नहीं था कि वो हमारी लाइफ 180 डिग्री फ्लिप कर देंगे। हम सबसे पहले गुरु जी के पास चंडीगढ़ में मिले थे। सबीना आंटी और तरुण अंकल मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो हमें सबसे पहली बार उनके यहाँ लेकर गए थे। मैं सत्संग के दौरान सबीना आंटी और तरुण कोचर को भैया भाभी का रेफरेंस करूंगी। चंडीगढ़ जब हम गए तो एक बड़ा सा मंदिर था, बहुत सिंपल मंदिर था। जब हमने वहाँ लंगर खा लिया और जब हम वहाँ से उठने लगे, गुरुजी ने हम दोनों की तरफ देखा और थोड़ा सा जोर के बोला, ये कौन है, किसके साथ आए हैं? तब तरुण भैया निकल के आए और उन्होंने कहा, गुरुजी ये मेरा फ्रेंड है प्रवीण, ये मेरे साथ आया। गुरुजी ने कहा अच्छा अच्छा, कोई नहीं, लंगर खाया? हाँ जी खाया। ये हमारी बहुत छोटी सी मुलाकात थी, ये 1996 की बात है। उसके बाद मेरे बेटा बहुत छोटा था तो छोटे मंदिर तो हम इतना नहीं जा पाते थे, पर जितनी बार भी हम गुरुजी के पास गार्डन एस्टेट, एम्पायर एस्टेट गए, वो बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस होता था। गुरुजी इतने सुंदर थे देखने में संगत जी, कोई गुरुजी की तरफ 30 सेकंड्स तो क्या 10 सेकंड्स के लिए भी नहीं देख सकता था। ऐसे लगता था गुरुजी पूरे लैमिनेटेड हैं, उनके हैंड लैमिनेटेड हैं, सब कुछ लैमिनेटेड है, शाइन करता था वो हमेशा। और उनके आसपास इतनी पावर होती थी कि आप सोचते भी थे ना कि नजरें चुरा के शायद ही किसी और से बातें कर रहे हैं, तुम्हारी तरफ इनका ध्यान नहीं है, इनको नजर भर के देख लो। वो करने की भी ताकत नहीं होती थी, इतना ऑरा होता था गुरुजी का। और जब भी गुरुजी के हम चरण स्पर्श करते थे, गुरुजी हाथ जोड़ते थे, हमेशा गुरुजी खुद से हाथ जोड़ते थे नमस्ते के जेस्चर में। हमारी सबसे पहली मीटिंग थी गुरुजी से जो आमने सामने की हुई। मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, तब बच्चे छोटे थे और मेरे हस्बैंड, हम चारों बाहर डिनर करने गए हुए थे। वहाँ पर तरुण भैया का फोन आया कि गुरुजी प्रवीण से मिलना चाहते हैं और उन्हें उससे कुछ काम है। हम चारों के चारों, जबकि प्रवीण ने वहाँ नॉनवेज खाया था, उन्होंने कहा मैं आऊं कि नहीं मंदिर? ये सेड नहीं कोई बात नहीं, तुम मंदिर आ जाओ, गुरुजी बुला रहे हैं। हम उससे पहले एम्पायर स्टेट कभी नहीं गए थे। तो जब हम पहुंचे, हम ढूंढ ही रहे थे कि मंदिर कहाँ है। तरुण भैया आगे तक हमें लेने आए। हमने कहा कैसे आप ढूंढ रहे हो हमें? कहते गुरुजी ने मुझे भेजा है कि वो आ गया है, जा बाहर से उसे ले आ। फिर हम एम्पायर एस्टेट में गए। हम गुरुजी वहाँ पर है ना कारपेट पे बैठे हुए थे कुछ संगत के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन था वो प्रवीण के लिए था कि हाँ भाई तू मेरी शर्टें बनाएगा? मैं पंजाबी में बोलना नहीं आता, बट गुरुजी यूज्ड टू ऑलवेज स्पीक इन पंजाबी। प्रवीण ने कहा हाँ गुरुजी मैं बनाऊंगा। देन उन्होंने उनको कुछ फैब्रिक्स दिए और कहा कि बढ़िया सी शर्टें बनाए, सरोस्की लगा के बनाई। और फिर उसके बाद तुरंत बोला कि तू कब लाएगा, कब बनाकर लाएगा? उन्होंने कहा गुरुजी मैं जल्दी से जल्द कोशिश करूंगा। मेरी बेटी थी मेरे साथ, तो उन्होंने पंजाबी में ही पूछा। इंटरप्रेटेटर सबीना भाभी थी, क्योंकि मैं पंजाबी नहीं समझ पाती थी और गुरुजी बहुत जल्दी बोलते थे। तो सबीना भाभी, उन्होंने मेरी बेटी के लिए पूछा ये कहाँ पढ़ती है? सबीना भाभी ने कहा कि गुरुजी ये कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी में पढ़ती है। गुरुजी ने कहा ये स्कूल चंगा है, ऐसे ही पढ़ती रहे। इतने में मेरा छोटा सा बेटा 3.5 साल का था, वो बीच में से बोला गुरुजी मैं मॉर्निंग स्टार जाता हूँ। गुरुजी ने उसे स्माइल करके देखा और बोला कि मुंडा चंगा हैगा। संगत जी इससे पहले जो मेरा बेटे को ब्रोंकाइटिल एस्थमा एलर्जी बता दी गई थी और इसको इतनी सीवियर वीजिंग हो जाती थी,
अचानक जरा सा एक्सपोजर पोल्यूशन से हो, जरा सा एक्सपोजर धुएं से हो, इसको तुरंत बहुत वीजिंग हो जाती थी। हमें नेबुलाइजर खरीदने को कह दिया डॉक्टर ने। तब इंडिया में ऐसे जल्दी से मिलता नहीं था, वो भी सिंगापुर से इम्पोर्ट करना पड़ता था। पर जिस दिन हमने गुरुजी ने ये कहा कि मुंडा चंगा है, उसके बाद कभी भी मेरे बेटे को वीजिंग, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, किसी की भी कभी कोई शिकायत नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। वहाँ पर हमने चाय प्रसाद पिया, फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर उन्होंने कहा पंजाबी में कि मैं क्या करती हूँ। सबीना भाभी रिप्लाई, मुझे फिर पंजाबी नहीं समझ में आई। सबीना भाभी ने कहा गुरुजी ये हाउसवाइफ है। उन्होंने मुझे देखा और कहा एनु कुछ काम करना चाहिए। मैं एक परफेक्ट होम मेकर रही हूँ हमेशा, जिसने अपने घर और बच्चों को देखा है। मेरे लिए इस बात का कोई मीनिंग ही नहीं था जब गुरुजी ने मुझसे कहा कि इसको काम करना चाहिए। फिर रोमा आंटी मेरे हस्बैंड को वहीं उसी दिन छोटे मंदिर में अलग से लेकर गई और उन्होंने कहा कि आपको पता है कि आपको क्या सेवा मिल रही है। इस सेवा को करने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, लाइन लगा के खड़े हैं और आपको गुरुजी ने खुद बुलाकर ये सेवा दी है। 10-12 साल बाद मुझे रोमा आंटी कहीं मिली और मैंने उनसे पूछा, आंटी आप मुझे पहचानते हो? शी सेड, आप उन अंकल की आंटी हो ना जिनको गुरुजी ने मंदिर बुला के शर्ट के ऑर्डर्स दिए थे? उस दिन मैंने कहा, कहती उस दिन गुरुजी ने ही मुझसे कहा था कि अनु दसो कि इसको क्या मिल रहा है जो बहुत कम लोगों को मिल पाता है। गुरुजी, मैं संगत जी हमेशा से भगवान कृष्ण को मानती आई हूँ, बड़ी भक्ति करती थी उनकी बचपन से ही। और विश्वास करना, ये रियलाइज करना कि गुरुजी भगवान है, आसान नहीं होता है। मेरे को उनसे मिलने के बाद गुरुजी मेरी ड्रीम में आए। गुरुजी बहुत बड़े स्टेज पर थे और वहाँ पर वो कृष्ण बनकर आए, पीले पीताम्बर वस्त्र पहन के और बांसुरी हाथ में लेके, और मेरे मुंह से उनको देख के आवाज ही ना निकले कि ये गुरुजी कृष्ण भगवान के रूप में। वो मुझे विश्वास दिलाने आई थी कि जिस भगवान को तू मानती है वो भी मैं ही हूँ। उसके बाद गुरुजी ने बहुत सारी शर्ट सेवा हमें दी, बहुत सारी शर्ट सेवा दी। उन्हें फिरोस्की का बहुत शौक था। उन्होंने कहा हर मेरी सारी शर्टों में फिरोस्की लगा के लाएं और उन्होंने अनगिनत शर्ट सेवा दी। मुझे लगता था कि गुरुजी इतनी कमीजों को क्या करेंगे, पर लेटर मैंने रियलाइज किया कि वो उनके लिए नहीं थी, वो हमारा भाग्य बदलने के लिए थी। वो हमारा भाग्य बदलते थे, वो शर्ट हमसे डिजाइन करवा के, हमसे बनवा के। उन्हें तो कोई जरूरत ही नहीं थी इन सब चीजों की। वो सिर्फ और सिर्फ हमारा कल्याण करना चाहते थे। एक बार तो गुरुजी ने छोटे छोटे पतले पतले स्टोर्स दिए पश्मीने के बहुत सारे और कहा कि चल प्रवीण अब इनकी शर्टें बनाकर लाए। संगत जी प्यासा कुएं के पास जाता है, भक्त भगवान के पास जाता है, उसके द्वार पे जाता है। मेरे हस्बैंड को एक बार ऑफिस में थे, उनको 4 बजे दोपहर के गुरुजी ने किसी संगत से फोन करवाया कि गुरुजी तुमसे मिलना चाहते हैं। अब अजीब सा लगता है ना कि भगवान हमसे क्यों मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी एम्पायर स्टेट मंदिर आ जाओ। गुरुजी अपने कमरे में थे, उन्होंने उनको अंदर बुला लिया कि मेरे ही कमरे में आ जाए। सर्दी की शाम थी, गुरुजी ने फुल स्पीड पे पंखा चलाया हुआ था और खुद एक शॉर्ट सा पतली सी टी शर्ट में अपने बेड पर बैठे थे। और जब प्रवीण अंदर घुसे, उन्होंने इशारे से कहा यहाँ कारपेट पर बैठ जा। कारपेट पर बैठाया, उन्होंने चाय प्रसाद पिलाई और समोसा खिलाया। एक शब्द भी नहीं बात की उन्होंने प्रवीण से, और ना प्रवीण ने बात की। वो तो बस अपना सिर नीचे करे, विद हिज हेड डाउन वहाँ बैठे रहे। उन्होंने एक बार गुरुजी को भी देखने की कोशिश नहीं करी कि गुरुजी क्या कर रहे हैं, उनकी तरफ देखते हैं कि नहीं देख रहे हैं। आधा घंटे गुरुजी ने ऐसे ही बैठाया और फिर कहा जाओ। ये एक बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस था, बहुत ज्यादा डिवाइन एक्सपीरियंस।
उसके बाद गुरुजी कभी हमें, मेरे बच्चे दोनों छोटे छोटे थे, मेरे पास कोई नहीं था बच्चे रखने वाला, कोई मेड वेड भी नहीं थी, हम कुछ अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे तब। गुरुजी हमें इसलिए इनविटेशन भेजते थे, किसी संगत की वेडिंग पे जाना, सोशल फंक्शन पे जाना, क्योंकि हम नहीं जा पाते थे मंदिर भी, क्योंकि छोटे बच्चे ले जाना तब अलाउड नहीं था। गुरुजी ने हमेशा कहा कि मंदिर से सीधे घर जाओ। बस संगत जी इतनी बार उन्होंने भाभी और भैया, सवीना भाभी और तरुण भैया को हमारे यहाँ भेजा। हम बसंत कुंज में रहते हैं और हम शुरू से ही 9:30 बजे सो जाते हैं। वो जब भाभी भैया वहाँ से निकलते थे, गुरुजी कहते थे प्रवीण के घर होकर जाना है। भाभी कहती थी गुरुजी वो सो गया होगा, वो लोग बड़ी जल्दी सो जाते हैं। He said, नहीं, मैंने कह दिया ना वहाँ होकर जाना है। कभी वो हमारी बेल 1 बजे बजाते थे, कभी 2 बजे बताते थे कि गुरुजी ने कहा है कि यहाँ होकर जाना है, और फिर वो हमारे सामने रात को बैठते थे 2 मिनट और फिर चले जाते थे। संगत जी इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकाले, मुझे तो नहीं पता कि क्या गुरुजी खुद ब्लेसिंग्स हमारे पास भेजते थे। एक बार तरुण भैया रात के 2 बजे आए और एक चावल के दाने जितना दिव्य प्रसाद लाए और कहा तुम चारों खा लेना। दिस इज हाउ ही ब्लेस्ड अस। उन्हें पता है कि कब किसको रेगुलरली उनके पास अब जाना है। गुरुजी हमेशा कहते थे संगत से आते रहा करें, पर गुरुजी के समाधि लेने के बाद हमारा कुछ लिंक सा टूट गया, हम नहीं जा पाते थे और कभी हमारे मन में भी नहीं आया कि हमें मंदिर जाना चाहिए। गुरुजी का स्वरूप घर में था, बस उसी का ध्यान कर लेते थे। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। ये बात है 2010-11 की। मैंने सारी टेस्टिंग कराई, सारे टेस्ट कराए, कहीं कुछ भी नहीं निकला और मेरी हालत ये हो गई कि मैं एक घूंट पानी भी नहीं पी सकती थी। मुझे हमेशा बहुत घबराहट होती थी और खाना खाए हुए तो मुझे बहुत दिन हो गए थे। मैंने 2 बार प्रोग्राम बनाया कि अब मैं मंदिर जाती हूँ, दोनों बार मेरी हिम्मत नहीं हुई। एक दिन मेरी डॉटर ने कहा आज तो घसीटो चाहे कुछ करो, आपको गुरुजी के मंदिर चलना ही। मैं गुरुजी के मंदिर गई, वहाँ जाके मुझे लगा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चाय प्रसाद आई तो मेरे मन में आया तुझसे तो कुछ खाया पिया नहीं जाता, क्या करेगी। मैंने चाय प्रसाद भी पी ली। उसके बाद लंगर नीचे हॉल में होता था, तब बाहर कहीं लंगर नहीं होता था, खाली नीचे वाले ही लंगर हॉल था, वहीं पर खाते थे। तो मैं वहाँ पर बैठी, मैंने बिना किसी हिचक के, बिना कुछ के पूरी 1 रोटी प्रसाद खा लिया। मुझे बड़ा अचरज कि मैं 2 फांक पपीते की भी नहीं खा सकती थी, ये मैं कैसे खा पा रही हूँ। और संगत जी बिलीव में मैं दूसरी रोटी प्रसाद भी खा सकती थी, पर मेरे मन में इतना डर था, मैंने वो रोटी प्रसाद एक ही खाई। उसके बाद धीरे धीरे मेरी तबीयत एक बार में गुरुजी ने ठीक नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि इन्हें हर हफ्ते मुझे मंदिर में बुलाना पड़ेगा। मैं हर हफ्ते गुरुजी के पास जाती रही। ना मुझे पता कि मुझे क्या बीमारी हुई थी और ना मुझे पता मेरा इलाज क्या हुआ, पर मैं संगत जी बिल्कुल ठीक हो गई। 6 महीने में मुझे याद भी नहीं रहा कि मैं कभी बीमार भी थी। एक बहुत प्यारा सा इंसिडेंट मैं बताना चाहूंगी संगत जी। एक बार प्रवीण अब्रॉड गए थे तो वहाँ ड्यूटी फ्री शॉप से टोबलरन चॉकलेट लाए। तब वो यहाँ इंडिया में दुकानों पे नहीं मिलती थी, अब तो मिल जाती है। वो एक हफ्ते बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि गुरुजी ने तरुण भैया को कहा कि प्रवीण को यहाँ बुला लो। वो नेल्सन मंडेला मार्ग है ना, जहाँ पर आज के प्रेजेंट डे मॉल्स हैं, वहाँ पर गुरुजी की 2-3 गाड़ियां लगी हुई थी। वहाँ पर गुरुजी ने कहा प्रवीण को यहाँ पर बुला लो। प्रवीण जब बस से निकलने लगे वो चॉकलेट उठाई। मैंने कहा इसका क्या करना है कि मैं गुरुजी को दूंगा। मैं तो बहुत ही एप्रीहेंसिव हो गई, डर गई, ऐसे कैसे कोई करना चाहिए, गुरुजी को आप चॉकलेट दोगे। बट ही सेड नहीं, मेरा बहुत मन है, मैं देना चाहता हूँ गुरुजी को चॉकलेट। मैं तो कुछ जवाब मेरे पास बना नहीं, वो चॉकलेट लेकर चले गए। वहाँ पर गुरुजी को उन्होंने वो छोटी सी चॉकलेट, गुरुजी महाराज, महाराजों के महाराज, उनको उन्होंने छोटी सी चॉकलेट दी एंड गुरुजी वाज सो हैप्पी, डिलाइटेड टोटली। ही सेड प्रवीण तुम मेरे वास्ते लाए,
तो मेरे लिए स्पेशली लाया है, बच्चों की तरह। ऐसे कोई भगवान होते हैं? ऐसे भगवान ना कभी देखे ना कभी सुने। मेरी बिटिया लास्ट सेमेस्टर था उसका ग्रेजुएशन का, उसके पास ह्यूमैनिटीज थी। गुरुजी ड्रीम में आए और गुरुजी ने उसे ड्रीम में इशारे से कहा मेरे साथ चल। बाहर कोई रिक्शा खड़ी थी, उसने बिठाया और पंजाबी में उसे जोर जोर के बोलते गए, जिसका मतलब ये था कि अपनी माँ को कह दे कि आगे पढ़ाई नहीं करनी है। और वो बार बार यही बात बोलते रहे, थोड़ी जोर से बोलते रहे। समझ में नहीं आया कि नौकरी वालों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो किसके पढ़ेंगे, वो तो नौकरी करते थे। बिल्कुल नहीं समझ में आया। हमने सबीना भाभी को फोन मिलाया कि अब हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एग्जाम तो दे दो, लीव एवरीथिंग ऑन गुरुजी। अगर उन्होंने कुछ सोचा है तो सामने अपने आप आ जाएगा। संगत जी इससे पहले कि वो अपने एग्जाम दे, उसे बहुत ही अच्छी जॉब एज अ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मिल गई संस्कृति केंद्र में, जो कि दिल्ली की सबसे बेस्ट एनजीओ। इसी दौरान मेरे हस्बैंड एक कंपनी के लिए काम कर रहे थे, 16 साल से वहीं थे। उन्होंने कभी जॉब बदलने की भी नहीं सोची, वो वहाँ खुश थे और 16 साल से काम कर रहे थे। और हम सोचते थे कि अब वो रिटायर भी वहीं कर होंगे। एक दिन सडनली उन्होंने निर्णय लिया कि मैं यहाँ से जॉब छोड़ दूँ, मुझे अब यहाँ जॉब नहीं करनी। और मुझे ये भी धमका दिया कि मुझसे ये मत कहना कि एक बार कोशिश कर लो, क्योंकि मैं अब नहीं करूंगा। क्योंकि मुझे ये पता था दिल्ली एनसीआर में अब उनके लिए कोई जॉब नहीं है। अगर उन्हें जॉब करनी है तो दिल्ली छोड़ना पड़ेगा। एक उनकी राइवल कंपनी थी और राइवल कंपनी उनको क्यों जॉब दे? नो ऑप्शन। हमने सोचा कि चलो हम बच्चों को यहीं छोड़ के, उनकी पढ़ाई यहाँ पर है, हम लोग बैंगलोर शिफ्ट हो जाएंगे। हमने सारी तरह की प्लानिंग करते रहते थे कि अब क्या करना है। परंतु चीफ प्लानर तो अपना काम कर रहे थे। चीफ प्लानर हमारे गुरुजी हैं। उन्होंने फोन करवाया उस राइवल कंपनी में कि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, वहाँ के ओनर से। विद इन 10 मिनट्स वहाँ से कॉल आ गया, शाम की मीटिंग हो गई, हम वहाँ चले गए। क्योंकि एक ही जगह ये काम कर रहे थे, कभी उन्होंने सीवी नहीं बनाया, अपना कुछ भी नहीं किया। ऐसी जेब में हाथ डाल के चले गए वहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नहीं बात की। 10 मिनट में उन्होंने उनको सीईओ अपॉइंट कर लिया उस कंपनी का। संगत जी इसके बाद एक और अचरज की बात, जिस कंपनी में वो काम करते थे 4 महीने के अंदर उनके छोड़ने के बाद वो कंपनी बंद हो गई। गुरुजी अपनी संगत के रास्ते के रोड़े कैसे हटाते हैं। एक जॉबलेस आदमी को नौकरी ढूंढनी और एक जब आपने खुद से नौकरी छोड़ी हो, बहुत फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है। गुरुजी ने वहाँ पर इन्हें सीईओ अपॉइंट कर लिया। इसके बाद मेरे हस्बैंड को मेड टू मेजर एक डिपार्टमेंट में कोई बंदा चाहिए था, परंतु बाजार में बहुत महंगे लोग मिल रहे थे। तो उन्होंने मेरी डॉटर को कहा मुझे कॉमन सेंस का बंदा, कॉमन सेंस वाला बंदा चाहिए, तुम आ जाओ, तुम ही जॉब ज्वाइन कर लो। अब उन्होंने तो कह दिया और उसने फट से अपनी पहली जॉब छोड़ दी। और हमें लेटर पता लगा कि तो किसी भी कंपनी का सीईओ अपने रिलेटिव को उस कंपनी में जॉब नहीं दे सकता है। अब एक और अचरज की बात, संगत जी मेरी बिटिया नॉन एमबीए, नॉन सेल्स पर्सन, नॉन मार्केटिंग पर्सन, सोशियोलॉजी ऑनर्स करके आई हुई है। और उसके लिए बोर्ड मीटिंग बुलाई गई स्पेशली, एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें कि उसको एमटीएम हेड अपॉइंट कर लिया गया। यहाँ से हमारी डेस्टिनी का एक नया चैप्टर शुरू होता है। ये एक चौपड़ की बिसात की तरह थी, जहाँ की सारी चाल गुरु जी के हाथ में थी। वो सारी प्लानिंग करते थे। वहाँ पर उसने 2 साल काम किया। उसके बाद एक दिन वो घर आई और उसने कहा मुझे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, सब बैठ जाओ।
इसने कहा मेरे पापा काम नहीं करेंगे किसी के लिए, या तो हम अपना बिजनेस करेंगे और या जितनी हमारे पास मीन्स